A very good morning to all the students. I hope you all are doing well. And once again, this is your Dr. Sirajuddin. And I hope you are doing very well in your lives. तो जैसा कि प्रॉमिस किया गया था एग्रीकल्चर एक्सपर्ट द्वारा कि दिस टाइम जो एग्रोनॉमी की क्लासेस होंगी वो डिजिटल बोर्ड पर होंगी. सो जस्ट टू लिव अप दैट प्रॉमिस आई एम हेयर विद द डिजिटल बोर्ड, और इस तरह से आपकी जो भी आने वाली क्लासेस होंगी अब से वो डिजिटल बोर्ड पर ही होंगी. ठीक है ना. अभी आप जो क्लास देख रहे हैं पहली बार बच्चों, वो आपकी ये रिकॉर्डेड डेमो क्लास है, लेकिन we will come up with a live demo class as well very soon, maybe in 1 day or 2 days to come. लेकिन उसके लिए आपके सजेशंस बहुत ज़रूरी हैं कि किस टॉपिक पर आपको लाइव डेमो क्लास चाहिए, राइट? तो वही आप अपने कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं इस वाले वीडियो में कि किस चीज़ पर आपको लाइव डेमो क्लास चाहिए. तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो आज की मेरी डेमो क्लास रहेगी, विल बी टॉकिंग अबाउट वेरी कॉमन टॉपिक्स. तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा इस क्लास में आपके साथ वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ वीड, राइट? तो अब आपको लग रहा होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ वीड इट्स वेरी इजी टॉपिक. देखिए इजी टॉपिक है, बट इट इज वेरी इंसाइटफुल, वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक. तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर की जिस्ट पढ़ लेते हैं और उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि वीड आखिर बोलते किस चीज को है. फिर उसी के साथ एक क्लासिफिकेशन भी हम डील करेंगे, वो भी डीपली हम उसके अंदर जाएंगे कि उस क्लासिफिकेशन में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है. तो जनरली उस क्लासिफिकेशन में भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ 2-4 लाइनें या 2-3 डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, बट जब आपके एग्जामिनेशंस में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो दे आर नॉट एबल टू टैकल इट. और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है. ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जो अब का पैटर्न आने लगा है आपके एग्जामिनेशंस का, अब वो ये नहीं है कि आप रट के जा रहे हैं कोई चीज, है ना, और आपको वही चीज एज सच मिल जा रही है. नो. तो अब आपके बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चंस आने लगे हैं. उनके लिए इन डेप्थ नॉलेज होना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. तो चलिए मैं आशा करता हूं कि जो आज वाली क्लास होगी आपकी, उसमें हम इन दोनों टॉपिक पे इतने अच्छे से चर्चा करेंगे, एंड आई प्रॉमिस यू ऑल दैट आफ्टर दिस सेशन यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड आइडिया अबाउट दीज टॉपिक्स, और किसी भी तरह के क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर पाएंगे. तो चलिए विदाउट एनी एड्यू लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज इन 2026. सो आर यू ऑल विद मी? प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए हाउ इज दिस जोश स्टूडेंट्स. ओके, सो लेट मी शो लेट मी टेक यू टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द सेशन, एंड दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वीड, राइट? चलिए तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि वीड जो शब्द है आपका, जो वीड टर्म है, ये सभी ने सुना हुआ है, राइट? और व्हेन इट कम्स टू आवर माइंड, जब हम वीड के बारे में सोचते हैं तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि कोई भी प्लांट जो कि अनडिजायरेबल है, अनवांटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? वीड बोल देते हैं, राइट? इतना ही हम बोलते हैं. बट डू यू रियली थिंक कि क्या सिर्फ वीड इतने में ही सिमट के रह जाता है? अगर आपका आंसर है यस, देन यू आर वेरी रॉन्ग अबाउट इट, है ना. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने बोल दिया कि वीड इज एनी अनडिजायरेबल प्लांट और हमारी क्या हो गई, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई. नो, ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है ना. अब ये इनकम्प्लीट क्यों है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना. तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ वीड है ये बहुत ही सब्जेक्टिव, हाईली सब्जेक्टिव आपका टॉपिक है. और सब्जेक्टिव के मायने क्या है आपको ये समझने होंगे. इसका मतलब है कि ये रिजिड टॉपिक नहीं है, ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है. इसका मतलब है कि जो डेफिनेशन ऑफ वीड है या जो कॉन्सेप्ट ऑफ वीड है वो वेरी करता है अक्रॉस द पर्संस, अक्रॉस द लोकेशंस एंड अक्रॉस द सीजन्स एंड टाइमिंग. तो आप जैसे कि पहला जो आप देख सकते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वीड इज, वन सेकेंड, so this is very subjective and may vary across persons, locations and seasons and times. अब इसका मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा, राइट?
कि एक जो प्लांट जिसको हम अनडिजायरेबल बोल रहे हैं, अगर अनडिजायरेबल बोल रहे हैं तो इसका मतलब है हम उसे वीड कंसीडर करके चल रहे हैं। तो एक प्लांट जो कि अनडिजायरेबल प्लांट है या वीड है किसी एक इंसान के लिए, मे बी यूजफुल हो किसी दूसरे इंसान के लिए, राइट? एक प्लांट जिसे आप अनडिजायरेबल समझ रहे हैं या वीड समझ रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे, बट नॉट इन द अनदर प्लेस, मे बी वही सेम प्लांट आपका दूसरी जगह पर वीड ना कहलाए, राइट? देन थर्ड पॉइंट इज कि जो प्लांट है आपका, दैट मे बी अनडिजायरेबल प्लांट और वीड इन वन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, कि किसी एक सीजन में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरे साल में आप उसे कंसीडर कर रहे हैं वीड, बट एट दी अनदर टाइम और सीजन आप उसे एक वैल्यूएबल प्लांट की तरह देख रहे हैं। तो यहां से सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, राइट? तो इसके लिए बेटा आपको समझने पड़ेंगे 3 P's, आपको 3 P's के बारे में मैं आज बताऊंगा। तो ज्यादातर जो आपके यूट्यूब्स पे लेक्चर्स हैं, जो आपकी वीट साइंस की बुक्स हैं, उसमें 3 P's एक्चुअल में गिवन नहीं है ना? बहुत ही कम लिटरेचर्स में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ऑफ वीड आपको समझना है तो ये 3 P's आपको आने बहुत जरूरी है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको फटाफट से ये क्लियर करता हूं कॉन्सेप्ट कि कौन से वो 3 P's हैं। तो सबसे पहला P अगर आप देख सकते हैं, द फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्लांट। हम किसको बोलते हैं? पहला P प्लांट। द सेकंड P स्टैंड्स फॉर प्लेस, प्लेस के लिए बोला जाता है। और थर्ड जो P है उसको हम बोलते हैं परसेप्शन, है ना, नजरिया हमारा। अब इसको समझते हैं कि इनका एक्चुअल में रेलिवेंस क्या है, इनकी प्रासंगिकता क्या है ना स्टूडेंट्स? तो चलिए सबसे पहली चीज कि अगर किसी चीज को हम वीड मान रहे हैं तो सबसे पहली कंडीशन यह है कि वो एक प्लांट होना जरूरी है ना? एक वीड कोई एनिमल नहीं हो सकता, एक वीड कोई इंसान नहीं हो सकता, एक वीड कोई इंसेक्ट नहीं हो सकता। अगर हम किसी एक चीज को वीड बोल रहे हैं, दैट हैज टू बी अ प्लांट फर्स्ट। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप जब भी अनडिजायरेबल वर्ड लगा रहे हैं, है ना, चाहे आप उसके साथ कोई प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं या उसके साथ कोई सफिक्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पर प्लांट जरूर यूज होगा, है ना? जितनी भी आपने ऊपर अभी डेफिनेशंस देखी हैं या कॉन्सेप्ट देखे हैं, तो वहां पर क्या है? अनडिजायरेबल प्लांट इज गिवन, अनडिजायरेबल एनिमल इज नॉट गिवन, है ना? तो वीड की पहली शर्त ये है, कॉन्सेप्ट ऑफ वीड ये बोलता है कि कोई भी वीड, वीड जब कहलाएगा जब वो प्लांट होगा, है ना? तो ये कोई एनिमल, कोई ह्यूमन बीइंग, इसको हम वीड नहीं बोलेंगे, बट एक प्लांट को ही हम वीड बोलेंगे। तो पहली शर्त यहां पर आपकी फुलफिल हो जाती है। अब वो प्लांट हो कहां पर रहा है, वो अपनी मर्जी से कहां पर उग आ रहा है, कहां पर वो अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह अपीयर हो जा रहा है ना? तो प्लेस इज द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपका वो प्लांट कहां दिखाई दे रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल इसे एक समझते हैं, एक सिचुएशन लेके। लेट मी टेक यू टू द 3 सिचुएशंस है ना? तो सबसे पहली सिचुएशन हम मानते ए सिचुएशन, बी सिचुएशन एंड सी सिचुएशन। तो ए सिचुएशन हम मानते हैं कि इट इज योर क्रॉप फील्ड, बी सिचुएशन इज योर प्लेग्राउंड, और थर्ड सिचुएशन मानते हैं कोई बैरन लैंड आपका। तो अब हमने 3 सिचुएशन यहां पे ली हैं। एक जगह पर हमने क्रॉप फील्ड की बात की है, जहां पर आप अपनी क्रॉप लगा रहे हैं, फार्मिंग एक्टिविटी हो रही है आपकी। दूसरी जगह बच्चे खेल रहे हैं या जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो खेल रहे हैं, प्लेग्राउंड की बात हो रही है। और जो अगर तीसरे वाली की बात करूं तो कोई ऐसा लैंड है जो कि बैरन है, बंजर भूमि है, जहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन आप समझिए कि क्या होता है कि कोई एक प्लांट, राइट, यहां पर आपका क्या हो जा रहा है, अपीयर हो जा रहा है। तो अब मैंने ग्रीन कलर से आपको देखो कि सेम प्लांट को मैंने क्या करा है, प्रदर्शित किया है तीनों सिचुएशन पे। तो सपोज करिए ये प्लांट आपका जेड प्लांट है, राइट? इसको हम दे देते हैं नाम जेड प्लांट। तो यहां पर भी जेड, यहां पर भी जेड, और यहां पर भी जेड। ठीक है, तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो जेड प्लांट है, ठीक है, जो कि एक ही तरह का प्लांट है, अभी मैं इसे वीड नहीं बोल रहा हूं, है ना,
अब आप मुझे बताइए ये कौन कौन सी सिचुएशन में वीड कहलाएगा? यही जेड प्लांट क्या ए सिचुएशन में वीड कहलाएगा? क्या ये जेड प्लांट बी सिचुएशन में आपका वीड कहलाएगा? या फिर सी सिचुएशन में? या फिर एक से ज्यादा सिचुएशन में, ए और बी में, या ए और सी में, या फिर तीनों में ही, ए बी सी? ठीक है, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखिए क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं, है ना? स्टेटमेंट के क्वेश्चंस ऐसे ही आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे जैसे कि मैंने आपसे पूछा अभी। तो आप कमेंट सेक्शन में आप बच्चों मुझे बताइए कि कौन से सिचुएशन में ये जेड प्लांट आपका वीड कहलाएगा। राइट, सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, क्योंकि बच्चों का होता है ना कभी कभार नेटवर्क इश्यूज होते हैं, तो आंसर्स आने में देरी होती है ना? बट आई बिलीव दैट द टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। तो अल्टीमेटली आपको आंसर्स मिल ही जाने, है ना? और इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, अगर आप अपने आप से सच्चे हैं तो बिल्कुल सही आंसर देने की कोशिश भी करेंगे बिना चिटिंग के। तो मैं बिना आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं आपको सीधा डायरेक्ट लेके चलूंगा इसके आंसर पे। तो बेटा आप देखो यहाँ पर कि जो ये जेड प्लांट है ये ए और बी सिचुएशन में तो वीड कहलाएगा, है ना? बट सी वाले में वीड नहीं कहलाएगा। नाउ यू मे आस्क व्हाई, कि सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं, है ना? तो क्योंकि सेकंड पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था कि एक प्लांट अनडिजायरेबल हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, बट दूसरे प्लेस पर वो डिजायरेबल हो सकता है ना? तो हमेशा याद रखना कि अभी मैंने शुरू किया था आपका टॉपिक कि वीड इज एनी अनडिजायरेबल प्लांट, और मैंने कहा था कि ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इनकम्प्लीट डेफिनेशन क्यों है, इसको कंप्लीट करते हैं, है ना? अ वीड इज अनडिजायरेबल प्लांट, अ वीड इज अनवांटेड प्लांट विच एक्चुअली इंटरफेयर्स विद द ह्यूमन एक्टिविटीज। ये लगाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अभी तीसरा पी आएगा आपका, है ना? वहां पर आपको एक क्लियर हो जाएगा कि सर इस बारे में बात एक्चुअली में कर क्यों रहे, है ना? तो मैं क्या कहा आपको कि ऐसा प्लांट जो कि अनडिजायरेबल है, अनवांटेड है, ऐसी जगह पर उगाया है जहां पर उसको नहीं होना चाहिए था, और क्या कर रहा है, उगने के बाद आपके ह्यूमन एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, हैम्पर कर रहा है। तो अब आप यहां पर देखिए इन तीनों सिचुएशन में ह्यूमन एक्टिविटीज कहां कहां पर हो रही हैं? ए, क्रॉप फील्ड, फार्मिंग इज ह्यूमन एक्टिविटी। भैया आप क्रॉप लगा रहे हो, आप लगा रहे हैं ना, कोई ह्यूमन बींग लगा रहा है। बी, प्लेग्राउंड, वहां पर कौन खेल रहे हैं, है ना? आपके ह्यूमन बींग्स खेल रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो। बट सी वाली सिचुएशन ऐसी है कि यहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अभी एज सच तो नहीं हो रही है, तो कोई भी प्लांट यहां पर अभी अगर हो जाता है तो एज सच वो किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज को हैम्पर नहीं करेगा। तो इसीलिए ए और बी सिचुएशन में आपका जेड प्लांट वीड कहलाएगा, क्योंकि इन जगहों पर ये सिमिलर प्लांट्स आपके ह्यूमन एक्टिविटीज को क्या कर रहे होंगे, इंटरफेयर कर रहे होंगे, है ना? लेकिन सी वाले में इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। तो आई होप कि ये जो आपको पॉइंट है वो क्लियर हो चुका होगा, राइट? अब चलते हैं तीसरे पी की तरफ, कि अभी मैंने ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करी, अब तीसरा है परसेप्शन, राइट? अब परसेप्शन को समझते हैं कि नजरिए की बात क्या होती है ना? तो मैं आपके सामने अभी क्या करता हूं, कुछ वर्ड्स लिखता हूं एंड यू टेल मी कि आउट ऑफ दीज वर्ड्स कौन सा वीड है और कौन सा वीड नहीं है, राइट? तो चलिए लेट अस टेक टू दी डिफरेंट वर्ड्स। तो पहला वर्ड है आपका पेलेरिस माइनर, पहला वर्ड, राइट? सेकंड वर्ड इज व्हीट, थर्ड वर्ड इज रैमी, फोर्थ वर्ड इज डॉग, फिफ्थ वर्ड ले लेते हैं हम आपका यू नो सिराजुएसी, राइट? एंड एक वर्ड और ले लेते हैं आपका हम एक्सपरेशियम। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इन सभी शब्दों में से वीड एक्चुअली में कौन सा है, राइट? तो आंसर्स तो आप मुझे देंगे। अब आपने देखा होगा
कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या डॉग आपका वीड है, तो सर्टेनली यू विल से नो। क्यों? क्योंकि सर आपने पहले बताया था कि वीड एक प्लांट ही होना चाहिए, बट डॉग तो कोई प्लांट है नहीं, तो ये तो पहले ही लिस्ट से आपका बाहर हो जाएगा, राइट। बाद में चल, अब दूसरा चलते हैं। तो मतलब मेरा नजरिया था कि डॉग, डॉग क्या है, प्लांट तो नहीं है, मेरा नजरिया था, मेरा परसेप्शन था, तो उस नजरिए के थ्रू मैंने पहचान लिया कि ये तो वीड नहीं हो सकता, राइट। अब दूसरी तरफ चलते हैं, व्हीट जिसे हम गेहूं बोलते हैं, और गेहूं को लेके सभी जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स होंगे, सबका नजरिया क्या है कि गेहूं एक क्रॉप है ना। तो सर्टेनली इसको भी हम अभी यहां पर क्या नहीं मान के चल रहे हैं, वीड मान के नहीं चल रहे हैं, राइट। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे कि ये रैमी क्या है। तो जिन बच्चों को पता होगा रैमी क्या है, तो वो तो बता देंगे कि ये क्या है, ये वीड है या नहीं है। तो इसका मतलब है, अब सपोज करो कि अब आप में से ही, अभी अगर मैं आपसे फिजिकली इंटरेक्ट करता तो मुझे पता चल जाता कि आपको एक्चुअली में रैमी वर्ड सुना है आपने या नहीं सुना है। तो अगर सुना है तो सबको पता होगा कि ये एक फाइबर क्रॉप है ना। अगर फाइबर क्रॉप है, आपको पता है, तो आपका परसेप्शन डेवलप हो जाएगा कि ये तो वीड नहीं है, ये तो क्रॉप है। इसका मतलब हो गया कि रैमी को भी अभी हम वीड कंसीडर करके नहीं चल रहे हैं, राइट। तो वी आर नॉट कंसीडरिंग रैमी एज अ वीड हेयर। तो तीन चीजें तो लिस्ट से बाहर हो गई अभी आपकी। अब फेलेरिस माइनर, तो बहुत ही कॉमन, ये क्या है, वीड ही है ना। जैसे हम गेहूं का मामा बोलते हैं, गुल्ली डंडा बोलते हैं, गेहूं सा बोलते हैं इन योर लोकल लैंग्वेजेस। तो ये आपको आपके नजरिए में है, आपने देखा हुआ, आपने पढ़ा हुआ है, आपने वीट की फील्ड में इस चीज को देखा हुआ है, तो नजरिया आपका डेवलप हो रखा है। तो ये क्या है, फेलेरिस माइनर। तो आपको इसको हम वीड कंसीडर कर सकते हैं। अब रहे दो वर्ड, एक है सिराजिएसी एंड एक्सपेरेंशियम, ठीक है ना। तो अगर देखें आप में से, तो आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये वर्ड्स हैं क्या। तो इवन आपके सर को भी नहीं पता ये वर्ड्स क्या है, क्योंकि पहला वर्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने अपने वर्ड से क्या बना दिया, एक वर्ड बना दिया, सिराज मेरा वर्ड है ना, सिराजुद्दीन। तो सिराज से मैंने बना दिया सिराजिएसी। और कौन से प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा रहा हूं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पे, तो एक्सपर्ट वर्ड लेके मैंने दूसरा वर्ड बना दिया एक्सपेरेंशियम, जो कि अल्टीमेटली कोई वर्ड है ही नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने दो वर्ड लिखे क्यों। तो बेटा ये वर्ड इसलिए लिखे कि ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं अभी तक। और जब एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिन चीजों के बारे में हम जानते ही नहीं, है ना, तो अल्टीमेटली वो हमारे लिए अनवांटेड हो जाते हैं। तो जब कभी आप बाहर जाते हैं, है ना, आपकी मम्मी बोलती हैं कि किसी स्ट्रेंजर से खाना मत, क्यों बोलती हैं, क्योंकि वो अननोन एंटिटी है आपके लिए, आपको नहीं पता कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। कभी आप किसी जंगल में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि जंगल की कोई जंगली पेड़ से फ्रूट मत खा लेना जिसे आप जानते नहीं हो, क्यों, दैट मे बी डेंजरस, दैट मे बी टॉक्सिक टू यू। तो इसका मतलब है बेटा कि अगर जिन प्लांट्स के बारे में हमने कभी पढ़ा ही नहीं, जिन प्लांट्स को शायद अभी तक स्टडी नहीं किया गया, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे लिए अनडिजायरेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में हमारा परसेप्शन कुछ डेवलप ही नहीं होता। तो जिनके बारे में हमारा परसेप्शन डेवलप नहीं है, या जिनके बारे में परसेप्शन डेवलप है और किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम उसे मान के चल रहे हैं कि वो अनडिजायरेबल है और ह्यूमन एक्टिविटीज को इंटरफेयर कर रहा है, तो ही वीड कहलाएगा, अदरवाइज वीड नहीं कहलाएगा। तो आई होप जो ये कॉन्सेप्ट है 3 P's ऑफ वीड का, ही अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो परसेप्शन वाला कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा भी होगा जिस तरह से मैंने ट्राई किया, है ना। अगर मीनवाइल आपको जब अभी भी नहीं समझ में आता, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, है ना। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इसे आप मुझे थोड़ा और डिफरेंट वे में समझा दीजिए, राइट। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, लेट अस टेक यू टू दी अनदर स्लाइड, राइट। तो अब जैसा कि मैंने आपको बोला बेटा कि जो वीड का कॉन्सेप्ट है वो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। अगर वो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, तो क्या उसके लिए कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन होगी? द आंसर इज नो। कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन आपकी वीड के लिए नहीं होगी। तो इसका मतलब है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आपके क्या करेंगे, वीड को अपने तरीके से क्या करेंगे, परसेप्ट करेंगे, परसेप्शन उनका डेवलप होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही डेफिनेशन दी जाएंगी।
तो बहुत तरह की डेफिनेशंस हैं जो कि दी गई हैं वीट साइंस में, वीट के कॉन्टेक्स्ट में। कुछ मेजर आपकी जो वीट की डेफिनेशंस हैं वो मैं भी आपसे चर्चा करता हूं, है ना। और मीनवाइल आने वाली क्लासेस में आपको वो नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें आपकी टोटल जो वीट्स हैं आपके डेफिनेशन वो आपकी डिस्कस हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहली जो डेफिनेशन है दैट इज गिवन बाय वीट साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका। तो वीट साइंस जो सोसाइटी है अमेरिका की वो क्या बोलती है कि वीड एज अ प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड, कि वीड एक ऐसा प्लांट है जो कि कहां ग्रो हो रहा है, जहां पर उसका डिजायर नहीं की जा रही, वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड, जहां पर उसकी चाहत नहीं है। तो जहां पर उसकी चाहत नहीं है वहां पर अगर कोई, है ना, प्लांट आ जाता है तो उसको वो वीड मानता है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि आपके यहाँ पार्टी चल रही है और कोई अनइनवाइटेड गेस्ट आपके यहाँ पहुंच जाता है ना। तो अनइनवाइटेड जो गेस्ट होगा आपके लिए क्या होगा, वहां पर वीड का काम करेगा। आपका खाना तो खाएगा ही खाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट करेगा, आपका मूड भी खराब हो जाएगा, है ना। और मोर ओवर जो आपके अदर गेस्ट हैं, है ना, जो आपके फ्रेंड्स हैं, शायद उनके साथ भी क्या करे, मिसबिहेव करे, ट्रबल क्रिएट करे, है ना। तो वीड्स आर लाइक दोज, है ना। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वीड्स जो है वो सिर्फ आपके हार्मफुल एस्पेक्ट्स ही होते हैं। तो सैलिसबरी की भी एक डेफिनेशन है जो कि यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। तो सैलिसबरी भी बोलते हैं कि जो वीड है आपका वो क्या है, एक तरह का क्रिमिनल है ना। अब उसने वीड को किससे जोड़ा, क्रिमिनल से जोड़ा, है ना। तो क्यों जोड़ा इसने क्रिमिनल से, क्योंकि अगर हम क्रिमिनल की बात करें कि लॉ की नजर में, कानून की नजर में वो क्या है, एक चोर है, एक अपराधी है। लेकिन एट द सेम टाइम वही अपराधी अगर हम उसे लॉ की नजर से ना देखें, वो एक अच्छा हस्बैंड भी हो सकता है ना, एक अच्छा पिता भी हो सकता है, एक अच्छा भाई भी हो सकता है, एक अच्छी बहन भी हो सकती है ना, एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है। तो इसी तरह से वीड्स भी क्या होते हैं, हमेशा हार्मफुल नहीं होते हैं, दे डू हैव बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स, है ना। उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किसने ये कहा कि जो आपके वीड्स हैं वो क्रिमिनल की तरह है, थीफ की तरह है ना। तो आपका आंसर होगा सेलिसबरी, राइट। चलिए अब सेकंड डेफिनेशन देखते हैं जो कि दी गई है बाय यूरोपियन वीड रिसर्च सोसाइटी। इट वाज गिवन बाय यूरोपियन वीड रिसर्च सोसाइटी। तो ये क्या बोलती है, वीड एज एनी प्लांट, वीड एज, वन सेकेंड, any plant or vegetation excluding fungi interfering with the objectives or the requirements of the people। तो अब देखिए ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। क्यों अच्छी है, क्योंकि जो मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर किए थे अभी पहली वाली स्लाइड्स में वो यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। कैसे देखने को मिल रहे हैं आपको कि वीड एक ऐसा प्लांट या कोई भी ऐसा प्लांट या वेजिटेशन जिसमें हम फंजाई इंक्लूड नहीं करते हैं, फंजाई इंक्लूड नहीं हो रही है, एंड इट इज इंटरफेयरिंग विद द ऑब्जेक्टिव्स और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। तो अल्टीमेटली ये किसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इट इज डिस्टर्बिंग द ह्यूमन एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो उनको हमने क्या मान लिया है, वीड मान लिया है। देन आपके ब्लैचले आए, WS ब्लैचले, उन्होंने बोला वीड एज अ प्लांट आउट ऑफ प्लेस और ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड। तो पहली डेफिनेशन और थर्ड डेफिनेशन कहीं ना कहीं मैच कर रही है कि ऐसा प्लांट जो कि आउट ऑफ प्लेस उगाया है ना, ऐसा प्लांट जो कि उग रहा है वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड, ठीक है, तो उसको भी हम वीड बोलते हैं, राइट। अब इसी तरह से आपका रॉबिन्स ने भी एक क्या दी है, डेफिनेशन दी है। तो रॉबिन्स क्या बोलता है, वीड्स एज ऑब्नॉक्शियस या आपके अनप्लेजेंट प्लांट्स की वीड्स क्या है, देखिए यहां पर भी आपका क्या है, सिर्फ हार्मफुल एस्पेक्ट्स की बात की जा रही है ना, क्योंकि हम वीड मान के चल रहे हैं। तो वहां पर ऑब्नॉक्शियस प्लांट्स के बारे में बोल रहे हैं रॉबिन्स, आपके अनप्लेजेंट प्लांट्स के बारे में बोल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आई थिंक आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन इट मोर, है ना। तो थोड़ा टाइम हम दूसरे वाली चीजों में लेंगे जो कि कॉन्सेप्ट से भरी हुई है, राइट, ओके। देन
हार्पर की डेफिनेशन है वीड्स एज हायर प्लांट्स विच आर न्यूसेंस, ठीक है ना, जो कि आपके लिए क्या कर रहे हैं, न्यूसेंस का काम कर रहे हैं, विच आर नॉट डिजायरेबल, यू डू नॉट वांट देम, है ना। तो हार्पर ने इस तरह से आपके वीड्स की डेफिनेशन दी है। फिर आपका जो क्लिंगमैन है, जीसी क्लिंगमैन, उन्होंने बोला वीड एज अ प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड और अ प्लांट आउट ऑफ प्लेस। तो जो ब्लैचले ने दी कहीं ना कहीं उसी की डेफिनेशन से आपकी ये डेफिनेशन मैच कर रही है, ठीक है ना। तो जस्ट फॉर अ सेकेंड हियर, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। चलिए, तो नाउ लेट मी टेक यू टू दी अनदर स्लाइड। तो यहां पर हमने बहुत ही इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट ऑफ वीड पढ़ा, थोड़ी बहुत डेफिनेशंस डिस्कस करी। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की। सी, जब आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो हम एक हायरार्की में चलेंगे, बट इस सेशन में मैं कोई हायरार्की फॉलो नहीं कर रहा हूं, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा हूं, है ना। बस आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूं कि किस तरह से हम स्टडी करेंगे, किस तरह से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, है ना। हाउ वी विल डाइव इनटू दी सी एंड हाउ वी विल स्विम, कि कैसे हम तैरेंगे, कैसे उसमें गोता लगाएंगे, राइट। तो आई होप कि इस बार जो 2026 का बैच रहेगा उसमें हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, और मैं पूरा ट्राई करूंगा आपके साथ कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा पाऊं, है ना, और उसमें आपका साथ भी मुझे चाहिए होगा। सो आर यू ऑल विद मी, है ना। आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में इफ यू आर विद मी, ठीक है, तो से यस वी आर विद यू सर, राइट। क्योंकि आपके बिना, कहते हैं ना, एक टीचर इज नॉट टीचर जब तक कि उसके स्टूडेंट्स उसके साथ नहीं होते हैं। तो हमारी जो एंटिटी है, जो हमारा एग्जिस्टेंस है, इट इज बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, अगर स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं है तो टीचर का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। एंड बिफोर आई मूव टू दी अनदर टॉपिक, लेट मी टेल यू कि कहते हैं ना, एक ग्रेट टीचर कौन होता है ना। अ ग्रेट टीचर इज समवन हु मेक्स हिमसेल्फ अननेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, है ना। तो अब एक, कहते हैं ना, एक महान शिक्षक वो है जो अपने आप को गैर जरूरी बना दे अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए। ये बहुत बड़ी कोट है, गैर जरूरी बना दे। मैं इंपॉर्टेंट नहीं बनना चाहता हूं आपके लिए, मैं आपके लिए प्रेशियस नहीं बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अपने आप को जरूरी बना दिया आपके लिए तो आप कभी मेरे बिना पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप मेरे बिना सीख ही नहीं पाएंगे। तो मेरा मेन एम ये रहेगा इस 2026 बैच पे कि मैं सिर्फ आपको इतना तो सिखा दूं कि आप पढ़ कैसे सकते हैं, आप कैसे स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज को सर्च कर सकते हैं, आप अपने टीचर खुद कैसे बन सकते हैं। सो मे बी समवेयर इफ यू आर टीचिंग टू अनदर स्टूडेंट्स यू विल बी कोटिंग द सेम कोट, और शायद आप उस समय थोड़ा बहुत मुझे याद कर लें कि सिराज सर ने आपको एक कोट बताई थी कि एक टीचर वही टीचर है जो कि अपने आप को अननेसेसरी बनाता है, अपने आप को गैर जरूरी बनाता है, इंपॉर्टेंट नहीं बनाता है। क्योंकि अगर मैं अपने आप को इंपॉर्टेंट बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं आपकी फ्रीडम को छीन लूंगा, कहीं ना कहीं मैं आपको अपने ऊपर डिपेंड कर लूंगा, एंड आई डोंट वांट दैट, राइट। तो चलिए, अ बिट ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन बिटवीन द लेक्चर्स, है ना, अदरवाइज वो इंटरेक्शन अच्छा नहीं लगता, है ना। तो चलिए आगे भी चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी आपका ये क्लासिफिकेशन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, है ना। और मुझे पता है 99% बच्चों को ये आता ही आता होगा, बट अब आप सोच रहे होंगे सिराज सर ने एक्चुअली में ऐसा टॉपिक चुना ही क्यों जो कि 99% बच्चों को आता है। तो आता तो है, बट क्या इन डेप्थ में आता है, क्या उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्या उसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, क्या उसके असर्शन एंड रीजंस वाले क्वेश्चंस आप कर पाते हैं या नहीं। देन इन माय एक्सपीरियंस, जो कि मेरे को आई थिंक 7 years या 8 years का मेरे को अब टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है, मैंने देखा है कि बच्चे अक्सर पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कॉन्सेप्ट देन 99% घट के हो जाता है 9%, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि जो 99% है वो घट के 9% हो जाए, रेदर आई वांट 99% शुड रीच टू 100%, राइट। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, वीड्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो सभी को पता है बेटा कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर वीड्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? ग्रासेस, सेजेस
एंड ब्रॉड लीफ वीड्स, है ना। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जो 3 तरह के आपके वीड्स देखने को मिलेंगे, फर्स्ट वन इज ग्रासेस which we call as grassy, another one is sedges, and then BLWs, that means broad leaf weeds. तो इनके बारे में हम सिर्फ 2-3 पॉइंट नहीं चर्चा करेंगे, रेदर हम डेप्थ में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सो कमेंट सेक्शन में बता दिए दैट यू ऑल आर फॉलोइंग मी और नॉट, है ना, फॉलो कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी सजेशन आपको देना है, अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे इस तरह से समझना है, मुझे इस तरह से समझना है ना, आप बता सकते हैं। आई एम ऑलवेज वेलकमिंग फॉर दोज कमेंट्स, राइट। तो चलिए सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं इन तीनों कैटेगरीज में। पहला है जो ग्रासेस होती हैं बेटा, है ना, वो आपकी मोनोकॉटिलिडेंस होती हैं ज्यादातर। तो पहला डिफरेंस है कि ग्रासेस जो हैं वो मोनोकॉटिलिडेंस होती हैं, इसी तरह से सेजेस भी आपकी मोनोकॉटिलिडेंस होती हैं। बट जो BLWs होते हैं वो ज्यादातर आपके डाइकॉटिलिडेंस होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है यहां पर हमें पता चल रहा है कि ग्रासेस के पास सिंगल कॉटिलिडन, कॉटिलिडन हम जिसको क्या बोलते हैं, सीड लीफ भी बोला जाता है। तो अभी एक और क्लासिफिकेशन, वैसे बहुत सारी क्लासिफिकेशन है आपके जो मैं पढ़ाऊंगा आपको इन डिटेल। तो कॉटिलिडेंस के बेसिस पे हमें पता है कि मोनोकॉट होता है और डाइकॉट होता है। तो ग्रासेस और सेजेस दोनों ही मोनोकॉट की कैटेगरी में गिनी जाती हैं ज्यादातर, और आपके जो ब्रॉड लीफ वीड्स होते हैं वो डाइकॉट की कैटेगरी में गिने जाते हैं, है ना। बट कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे जो कि हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में आपका डिस्कस करेंगे, राइट। अब दूसरी चीज आपको यहां पे याद रखनी है जो कि बहुत अमूमन पूछी जाती है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली इन टर्म्स ऑफ ग्रासेस, की ग्रासेस की सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली कौन सी है। तो आई नो यू नो द आंसर इज पोएसी, है ना। तो पोएसी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी फैमिली है, किसकी, ग्रासेस की, राइट। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता होता है कि पोएसी आपके जितने भी ग्रासी वीड्स हो पोएसी में आते हैं, बट कभी कभार स्टेटमेंट में आएगा कि पोएसी इज द ओनली फैमिली ऑफ ग्रासेस, है ना। फिर दूसरा आएगा with poesy there are many families which also have sphere in the grasses, कि बहुत सारी पोएसी के अलावा भी फैमिलीज हैं जो कि ग्रासेस से डील करती हैं। तो अगर आपने सिर्फ पोएसी ही अपने दिमाग में रखा हुआ है और आपने पहले वाले पे ही टिक कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि बहुत सारी अभी पोएसी के अलावा, अभी मैंने क्या बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली तो है बट एक लौती फैमिली नहीं है, उसके अलावा भी डिफरेंट फैमिलीज हैं जहां पर आपको ग्रासी वीड्स देखने को मिलते हैं या मोनोकॉट्स की कैटेगरीज में वो काउंट किए जाते हैं। तो चलिए उन एक्सेप्शंस को हम जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले अपार्ट फ्रॉम पोएसी आपके जो कॉमेलिएसी फैमिली है, ठीक है ना, दैट इज अ फैमिली विच एक्चुअली हैज मोनोकॉट वीड्स, जैसे कॉमेलिना, है ना। देन वी हैव साइनोटिस, तो ये आपका क्या है, इट ऑल्सो ये क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ ग्रासेस में। कौन सी, कॉमेलिनिएसी, आपका कॉमेलिनिएसी, कॉमेलिना इसका एग्जांपल है वीड का, और आपका साइनोटिस, राइट, दिस वन। देन पॉन्टिडेरिएसी, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी फैमिली की तो आइकॉर्निया बहुत ही कॉमन आपका वीड है जिसे हम वाटर हायासिंथ बोलते हैं, जल कुंभी के नाम से जाना जाता है। एंड देन मोनोकॉरिया, ये दोनों भी आपके मोनोकॉट की कैटेगरी में काउंट होते हैं और इनकी फैमिली है पॉन्टिडेरिएसी, राइट। देन आपका लिलिएसी आपकी जो फैमिली है और इसके जो वीड्स हैं एलियम, है ना, एलियम स्पेशीज। देन एस्फोडिलस, ये सारे आपके भी कंट्रीब्यूट करते हैं आपके ग्रासेस में और आपके स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ द ग्रासेस। देन टाइफेसी, जिसमें टाइफा, जिसमें कैट टेल्स हमें जिन्हें बोलते हैं कैट टेल्स, राइट, वो भी इसकी कैटेगरी में काउंट होते हैं। फिर लैमनेसी, लैमनेसी में आपका लैमना देखने को मिलता है, लैमना माइनर है ना, लैमना मेजर है, देयर आर मेनी वीड्स। तो लैमनेसी इज ऑल्सो दी फैमिली। तो आप देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम पोएसी 1 2 3 4 5 अदर फैमिलीज आर देयर जो कि आपकी कोट की गई है लिटरेचर में, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करती है किस में, इट कंट्रीब्यूट्स टू दी
ग्रासी वीड्स, और आई शुड से मोनोकॉट ग्रास वीड्स, है ना, कि मतलब ये ऐसे वीड्स होंगे डियर जो कि देखने में आपको ब्रॉड लीफ जैसे नजर आ रहे होंगे बट होंगे मोनोकॉट, ठीक है ना। तो एक्सेप्शंस हैं ये, बट सेजेस में बड़ा अच्छा है कि जो सेजेस हैं वो ज्यादातर देखने में आपके ग्रासेस की ही तरह नजर आते हैं, है ना, ग्रासेस की तरह ही देखने में नजर आते हैं। बट कैसे पहचानेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। और इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक लौती फैमिली है वो है साइपरेसी। तो जितने भी साइपरेसी के मेंबर्स होते हैं दे ऑटोमेटिकली कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेजेस। तो आपको याद रखना है साइपरेसी इज द ओनली फैमिली, ठीक है ना, ऑफ द सेजेस। फिर अगर हम ब्रॉड लीफ वीड्स की बात करें तो इसकी जो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं वो है एस्टेरेसी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली इज एस्टेरेसी, है ना। और अदर फैमिलीज देर आर नंबर ऑफ फैमिलीज यू नो विच रिलेट टू ब्रॉड लीफ वीड्स, जिसमें आपका एमरंथेसी, फेबेसी, सोलनेसी, पॉलीगोनेसी, यूफोरबिएसी, मालवेसी, कॉन्वॉल्वुलेसी एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये चीजें तो बहुत कॉमन है, आप सभी को ये आती होंगी, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, और भी बहुत सारी चीजें हैं इस क्लासिफिकेशन में जो हम स्किप कर देते हैं, आपको पता होनी जरूरी है, राइट। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बेटा जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा किसमें, ग्रासेस और सेज में, वो उसकी स्टेम। आपकी जो स्टेम होगी ना ग्रासेस की और सेजेस की, वो बिल्कुल रिवील कर देंगी कि ये ग्रास है या फिर आपका सेज है। तो कैसे पता चलेगा, जो स्टेम्स होती हैं आपकी ग्रासेस की वो सिलिंड्रिकल होती हैं, सर्कुलर होंगी बेटा ये वाली। तो ये कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी, है ना, सिलिंड्रिकल होंगी। और मोर ओवर इसके इसमें क्या होगा कि ये अगर मैं इसको यहां पर देखूं तो ये कैसी होगी, गोल होगी। और इसमें क्या होंगे, नोड्स होंगे। और एक नोड से दूसरे नोड के बीच की जो डिस्टेंस होगी, तो एक नोड से दूसरे नोड के बीच की डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं क्या, इंटरनोड, ठीक है। तो इसका मतलब है जो स्टेम्स हैं वो सिलेंड्रिकल हैं, सर्कुलर हैं इन सेक्शन विद डिस्टिंक्ट नोड्स एट रेगुलर इंटरवल्स। और जो नोड्स होंगे दे आर जॉइंटेड एंड इंटरनोड्स आर यूजुअली हॉलो। तो मतलब क्या है इसका कि जो ये वाले पॉइंट्स हैं नोड्स, ये तो होंगे जॉइंटेड, इसे आप जब टच करेंगे तो थोड़े हार्ड और रिजिड नजर आएंगे। बट इन बिटवीन जो इंटरनोड सेक्शन है, ये वाले जो सेक्शन है ये आपको हॉलो नजर आएंगे, है ना। हॉलो मतलब कि खोखले होंगे बीच में से, राइट। अब कैसे देख के पहचाने कि सेज क्या होगी, तो सेज में सबसे अच्छा होगा कि बेटा ये ज्यादातर आपकी ट्रायंगुलर होती हैं। इसकी स्टेम्स कैसी होंगी, अगर मैं इस वाले की बात करूं आपको यहां पर, तो ये ट्रायंगुलर स्टेम देखने को आपको मिलती है। तो इसका मतलब है कि जो स्टेम होगी वो ट्रायंगुलर होगी। तो देखिए कितना इजी है पहचानना। तो आज ही जाइएगा फील्ड में, साइप्रस रोटेंडस लेके आइएगा और कोई भी ग्रासी वीड या तो साइनोडॉन डेक्टाइलिन लेके आइएगा, डेक्टाइलिन लेके आइएगा। दोनों को टच करके देखिएगा, दोनों की स्टेम देखिएगा कि कौन सी हॉलो है, कौन सी सर्कुलर है और कौन सी ट्रायंगुलर है। यू विल कम टू नो कि सिराज सर ने जो बताया है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, राइट। देन यहां पर जो नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं वो हार्डली विजिबल होती हैं और डिस्टिंग्विशेबल होती है। इसका मतलब है यहां पर आपको नोड्स और इंटर नोड एक्चुअली में देखने को शायद ना मिले, और हो भी तो आप शायद उन्हें इजीली रिकॉग्नाइज ना कर पाए। तो ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना है सेजेस में और ग्रासेस में। तो ग्रासी की जो स्टेम होगी वो हॉलो होगी, सर्कुलर होगी, राइट। और नोड्स और इंटर नोड्स आपको दिखाई देंगे। बट सेजेस आपकी ट्रायंगुलर होंगी, एंगुलर स्टेम होगी। नोड्स और इंटर नोड्स शायद आप डिस्टिंग्विश ना कर पाए, पहचान ना पाए, हार्डली विजिबल होते हैं। बट जो ब्रॉडली वीड्स होते हैं, जो उसकी स्टेम्स होती हैं डियर, ज्यादातर सर्कुलर सेक्शन की होती हैं। प्यूबिसेंस हो सकता है उसके ऊपर, प्यूबिसेंस मतलब हेयरी अपीयरेंस होगा। तो यहां पर जो सर्कुलर होंगी और छोटे 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 आपके यहां पर क्या हो सकते हैं, हेयर लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो प्यूबिसेंट्स और हेयरी हो सकती है विद डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो यहां पर भी आपको नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए
होता क्या है कि सेजेस और ग्रासेस में ही डिफरेंस पता कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रॉड लीफ तो आप सीधा पत्ती से देख के पहचान लेंगे ना, आपको स्टेम देखने की जरूरत ही नहीं है वहां पे, राइट। तो इसलिए मैंने ज्यादा फोकस उस पर नहीं किया, फोकस किया सेजेस और ग्रासेस पर, है ना, फॉर योर कंसर्न ओनली, क्योंकि और बाकी चीजें तो आपको ऑलरेडी नोन है, राइट। देन नेक्स्ट, तो दो अभी हमने आपके क्या कर लिए हैं, डिफरेंसेस रीड आउट कर लिए हैं। तो इन बिटवीन अगर किसी को कोई और क्वेरी है, अब अभी तक कुछ पूछना चाहते हैं, तो दे कैन यू नो कमेंट दैट क्वेरी और दैट क्वेश्चन, ओके, कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। चलिए, सो अपार्ट फ्रॉम दिस लेट मी टेक यू टू दी थर्ड डिफरेंस। अगर हम तीसरी डिफरेंस की बात करें तो पत्तों की बात होगी, है ना, मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है अभी। तो लीव्स जो हो रही है आपकी ग्रासेस में वो नैरो होंगी। तो नैरो लीव्स होती हैं आपकी, थिन होती हैं और लेंस्युलेट होती हैं, और डायस्टिकस होते हैं, लिंग्युलेट होती हैं, और लीफ शीथ ओपन होती है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि सिराज सर ने क्या क्या टर्म्स बोल दिए हैं, है ना, कि हमने तो अभी तक पढ़ा था कि जो ग्रासेस होती है पतली पत्ती होती है ना, लंबी सी होगी, है ना, और उसमें पैरेलल वेनेशन होगी। अब ये सर ने क्या क्या बोल दिया, लेंस्युलेट, डायस्टिकस, लिग्युलेट, ये कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं, है ना, तो ये बड़े आसान वर्ड हैं। बट आप क्या कर देते हो, स्किप कर देते हो बॉटनी को, एंड बॉटनी इज वेरी नेसेसरी व्हेन यू नो रीड द वीड्स, क्योंकि वीड्स आपके प्लांट्स है ना, और बॉटनी तो आपको आनी चाहिए। तो जब एग्जामिनर आपका बनाएगा क्वेश्चन, वो यही सोच के बनाएगा कि ये तो स्टूडेंट एग्रीकल्चर का है, वीड साइंस पढ़ी है, तो दे शुड नो दीज टर्म्स, है ना, किसी लेमैन के लिए तो बन नहीं रहा है ना पेपर। एंड यू नो दैट डे बाय डे आपका जो स्टैंडर्ड है दैट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, कंपटीशन इज आल्सो वेरी अलार्मिंग, है ना, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से इन शब्दों को समझते हैं, है ना। तो लेंस्युलेट तो आपको कैसा होगा अभी देखते हैं, यहां पर ही देखते हैं कि कुछ इस तरह की पत्ती देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि इन मिड आपका ये वाइड होगी, और जो इसके एंड होंगे वो क्या होंगे, आपके कंस्ट्रिक्टेड होंगे, है ना, तो इसी को हम लेंस्युलेट बोलते हैं, है ना, या हम बोल सकते हैं लीनियर शेप होती है। अब डायस्टिकस मैं अलग से आपको डायग्राम में अभी आने वाली स्लाइड में समझाऊंगा, लिग्युलेट भी मैं आपको अलग से डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा। बस आपको ये याद रखना है कि ग्रासेस की जो लीव्स होती हैं, सर ने बता दिया है, अभी समझाया नहीं है, एक चीज समझा दी है कि लेंस्युलेट होती है, लीनियर होती है, डायस्टिकस होती हैं, लिग्युलेट होती हैं, और लीफ शीथ ओपन होती है ना। और इसको मैं अभी डिस्कस भी करूंगा आपके साथ। बट जो लीव्स आपकी अगर हम देखें सेजेस की, तो ये भी नैरो होती हैं, थिन होती है, लीनियर होती है, बट डिफरेंस कहां पर आता है कि यहां पर ये डायस्टिकस होती हैं और यहां पर ये ट्राइस्टिकस होती हैं। ये याद रखिएगा कि जो सेजेस है वो ट्राइस्टिकस है, तीन, याद रखिएगा तीन, और वहां पे डाई, ग्रासेस में डाई वर्ड, ये क्या है अभी आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल डायग्राम से मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको, राइट। और इसमें लिग्यूल नहीं होता, ग्रासेस में लिग्यूल होता है, ठीक है ना। तो डोंट वरी, आपको अभी ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सिराज सर ये लिग्यूल क्या बोल रहे हैं, ट्राइस्टिकस क्या बोल रहे हैं, सब कुछ क्लियर करके जाएंगे, सिराज सर आपके साथ बने रहेंगे, आप ही के लिए आया हूं, है ना, और जितना भी दे सकता हूं उतना मैं आपको जरूर दे के जाऊंगा। तो और वीड साइंस इज अ वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट, पता नहीं क्यों स्टूडेंट इससे डरते हैं, तो वो डर भी मैं आपका खत्म करने आया हूं, है ना। तो चलिए उस डर को भी खत्म करेंगे धीरे धीरे, राइट, एक साथ नहीं खत्म हो सकता। देन आप अगर देखेंगे यहां पर कि जो लीव्स होती हैं, दे अपीयर ऑल्टरनेटिवली इन 2 रोज फ्रॉम द नोड्स, तो ऑल्टरनेटिवली अपीयर होती हैं आपकी, है ना, 2 रोज में फ्रॉम दी नोट्स। और जो लोअर पोर्शन होता है उसे हम लीफ शीथ बोलते हैं, और अपर शीथ को लीफ ब्लेड। कैसे बोलते हैं, मतलब अगर ये मेरी स्टेम है और ये मेरा एक क्या है, नोड है, ये भी मेरा एक नोड है, तो आपने देखा होगा कि जो पत्ती होती है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ इसको पत्ती मानते हैं, बट ये पूरी पत्ती नहीं होती है, कुछ पार्ट आपका दिखता है ना कि स्टेम पे भी लिपटा हुआ होता है ना, एनसर्कल्ड होता है। तो एक्चुअल में पत्ती यहां से लेके यहां तक पूरा रेंज कर रही है। तो जो ये वाला पोर्शन है जो स्टेम से लिपटा हुआ है, अगर मैं अपना हाथ दूं और इस हाथ को समझ ले, यहां पर मैंने सपोज कीजिए
ये कोई है, मैंने इसको लपेट लिया, तो जो ये स्टेम से लिपटी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? लीफ शीथ बोलते हैं, है ना, कवरिंग का काम कर रही है। और यहीं से अगर ये क्या हो जाए, ऐसे निकल जाए बाहर की साइड, जैसे कि यहां पर मैंने आपको निकलते हुए देखा, जो आप एक्चुअल में देखते हैं पत्ती, जिसको आप पत्ती मानते हैं, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ लीफ, जिसे हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। तो अगर ये देखें तो ये वाला पार्ट होगा आपका लीफ ब्लेड, और ये वाला पार्ट होगा आपका लीफ शीथ। इज दैट क्लियर? तो ये क्लियर होना चाहिए कि पत्ती एक्चुअली में है क्या। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से जब फिजिकली पढ़ाता हूँ पूछता हूँ जरा पत्ती तोड़ के लाइए, तो वो यहीं से तोड़ के लेके आते हैं जंक्शन पॉइंट से। नीचे वाला उन्हें पत्ती पता ही नहीं कि पत्ती एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होती है, राइट? तो हमेशा याद रखिए, जो लोअर पोर्शन है उसे लीफ शीथ बोलते हैं, अपर पोर्शन को हम लीफ ब्लेड बोलते हैं, राइट? तो जो लीफ शीथ है वो ओवरलैप करती है और सूडो स्टेम का काम करती है, क्योंकि स्टेम के ऊपर क्या है, कवरिंग की तरह काम कर रही है नहीं स्टेम। तो सूडो स्टेम मतलब फॉल्स स्टेम, एक नकली स्टेम का काम करती है, बट है पार्ट किसका? लीफ का पार्ट है, राइट? एंड ये क्या करती है, जो आपका ये लीफ शीट है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। इट प्रोटेक्ट्स द न्यूली इमर्जिंग शूट अपेक्स, जो शूट अपेक्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एंड कवर्स द वीक स्टेम एंड इम्पार्ट्स रिजिडिटी, उसको थोड़ा रिजिड बना देती है, सख्त बना देती है, तो ताकि जल्दी से वो गिरे नहीं, राइट? तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, राइट? अगर कुछ भी अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे सर आपका तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखवाते जा रहे हैं। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी वो क्वेरीज टेकअप कर लूं, राइट? तो मेरा कोई भी वर्ड, ठीक है ना, मेरे स्टूडेंट्स जो भी मुझसे पढ़ते हैं, जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो बहुत नपा-तुला बोलता हूं, और उसमें बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, हर चीज काम की होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो यहाँ पर लिखा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट जो मैं यहाँ से बोल रहा हूं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू शुड नोट इट डाउन, है ना? बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोलते हैं, अभी आई डू रिमेंबर एक थोड़े दिन पहले ही मेरा एक बच्चा कोई आई थिंक ऑनलाइन लेक्चर ले रहा था, तो मुझे कॉल करके बोलता है कि सर मैं ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मतलब क्लासेस ले चुका हूँ ऑनलाइन, तो उसमें मेरे को बड़ा सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, क्योंकि एक एक स्लाइड में और एक एक सेंटेंस में या एक एक क्वेश्चन में वो 3-4 मिनट तो ले ही लेते हैं। लेकिन अगर आपकी क्लास हो रही होती है तो अगर मैं 1 मिनट भी इधर से उधर हो जाऊं तो मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स छूट जाते हैं। तो कि फिर मैंने उससे पूछा क्या मैं बहुत तेज तेज पढ़ाता हूँ? नहीं सर, आप बिल्कुल तेज भी नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल आप मॉडरेट स्पीड में पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन आप कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते इन बिटवीन। तो मैं जैसे बोलता हूं कि आई बिलीव कि आपका जो टाइम है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर मी, ठीक है? तो बेटा अगर आपको कभी कभार लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट भी हूं, यू कैन आस्क मी टू स्लो डाउन, ठीक है ना? लेकिन कोर्स इज वेरी वास्ट एंड विद इन अ वेरी स्टिपुलेटेड टाइम, लिमिटेड टाइम, उसे पूरा भी हमें करना होता है ना? तो लेकिन हम आपके साथ जुड़े रहते हैं मेंटोरशिप के लिए। 1-to-1 मेंटोरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल विद दिस कोर्स, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, है ना? आपको व्हाट्सएप का ग्रुप प्लेटफॉर्म आपका अवेलेबल है, उस पर भी अगर सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है यू कैन हैव इंटरेक्शन विद मी ऑन कॉल, है ना? तो उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, आपके चर्चा कर सकते हैं। चलिए अपार्ट फ्रॉम दिस आ जाते हैं दोबारा अपने मेन टॉपिक पे। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर, राइट? एंड अब बात करते हैं इधर। तो यहाँ की जो लीव्स होती हैं बेटा ब्रॉड होती हैं, नाम से पता चल रहा है ना, ब्रॉड लीव वीड्स। फिर ओवेट टाइप की होंगी, ओबोवेट या ओवल टाइप की होंगी, इस तरह की देखने को मिलती है ना आपको, इस तरह की। और जो इसमें आपका क्या होता है कि कभी कभार ये तूत आपका इस तरह की हो सकती है, इसकी जो मार्जिन होते हैं, कभी कभार प्लेन मार्जिन देखने को मिलते हैं, राइट? फिर कभी कभार आपने देखा होगा कि एक ही प्लांट पे 3 पत्ते एक साथ आ रहे हैं, कि 1, 2 और 3 ग्रुप हो रहा है, तो इसे बोलते हैं ट्राइफोलिएट, है ना? ग्रुपिंग में आ रहे हैं। अगर इसी के साथ में एक और जोड़ दूं तो ये आपका क्वाड्रीफोलिएट हो जाएगा। एक और अगर जोड़ दो तो जितनी नंबर ऑफ लीव्स एक ही उसमें जुड़ती चली जाएंगी तो पेंटाफोलिएट लीव्स। तो इस तरह की आपको पैटर्न देखने को मिलते रहते हैं, है ना? और यहाँ पर आपका डिस्टिंक्ट पेटियोल्स देखने को मिलता है और लीव ब्लेड देखने को मिलता है। मतलब अगर आपने कभी देखा होगा ब्रॉड लीव वीट, तो एक पहले क्या होता है, एक ज्वाइनिंग होती है, फिर आपका पत्ता निकला हुआ होता है, राइट? तो जो ये आपका पत्ता है इसको तो लीव ब्लेड ही बोलते हैं, बट जो स्टेम
और पत्ते को कनेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट, इसको पेटियोल बोला जाता है, इट इज नोन एज पेटियोल, राइट? क्लियर है? तो पेटियोल का कॉन्सेप्ट आपका ग्रासेस और सेजेस में मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि वहां पर वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वहां पर तो लीफ शीथ और लीफ शीथ के जंक्शन और लीफ ब्लेड के जंक्शन आपके देखने को मिलते हैं वहां पर, राइट? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आई थिंक ज्यादातर हमें भी नहीं पढ़ाया गया था व्हेन आई वाज इन BSc, व्हेन आई वाज इन MSc एंड इवन व्हेन आई वाज इन PhD, मुझे ये सारे टर्म्स कभी नहीं पढ़ाए गए, बट मैंने खुद से पढ़े हैं, है ना? तो आपको भी पढ़ना चाहिए, है ना? आपको भी खुद से पढ़ना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे पढ़ाया नहीं गया तो मैं इसीलिए कुछ नहीं कर पाया। नो, ठीक है, अगर आप पढ़े नहीं तो दिस इज योर फॉल्ट, और हमेशा अपने ऊपर ही चीजें लेके चले, तभी आपकी उन्नति और सक्सेस हो सकती है। चलिए अब टर्म्स को समझते हैं। डायस्टिकस किससे रिलेटेड था? ग्रासेस से रिलेटेड था। और ट्राइस्टिकस किससे रिलेटेड था? सेजिस से रिलेटेड था। तो देखिए लीव्स के बारे में सब कहते हैं देखने में ऐसा है, वेन्स कैसी हैं, बट हम उसके फाइलोटैक्सी नहीं पढ़ते हैं। फाइलोटैक्सी क्या होती है? कि लीफ का अरेंजमेंट कैसा है स्टेम के ऊपर, कि द स्टडी ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम, उसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। उसी में से ये टर्म्स निकल के आएंगी। अब आप देखिए जब आप क्या बात करते हैं, पहले वाला देखिए डायस्टिकस, कि एक कोई प्लांट है आपका, है ना, उसकी पत्ती एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, देन एक इधर, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं इसको, ये कौन सी लीफ है? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए, ठीक है ना? तो ये पहली, इट इज नॉट क्लियर, तो आई थिंक आई शुड टेक अ वेरी रेड वन, ठीक है ना? तो यहां पर देख लेते हैं आपका, कि अगर ये आपका है, अब आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है? तो ये पहली पत्ती, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। तो क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है? कि जो ऑड वाली पत्तियां हैं 1 3 5 वो एक साइड है ना? 1 3 5 एक साइड पर आ गई, और जो इवन वाली पत्तियां हैं 2 4 6 8 ये एक साइड पर आ गई, राइट? तो इसका मतलब है ये दोनों इसका मतलब है कि एक पत्ती को छोड़ के फिर ओवरलैपिंग हो रही है। तो हर दूसरी पत्ती ओवरलैप, हर तीसरी पत्ती ओवरलैप कर रही है दूसरी को छोड़ के, है ना? तो एक के ऊपर ओवरलैप हो रहा है तीसरे का, तीसरे के ऊपर। तो 3 - 1 कितना होता है? 3 - 1 2, 5 - 3 कितना होता है? 2, राइट? 4 - 2 कितना होता है? 2, 6 - 4 कितना होता है? 2। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2, एंड देयर लाइज द डाई, दो, डायस्टिकस। इसीलिए ये डायस्टिकस नाम आया है, क्योंकि दो दो का डिफरेंस का पैटर्न यहां पर फॉलो हो रहा है ना? तो इसका मतलब है कि अगर ये स्टेम है आपकी, तो एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर। अब यहां पर एंगल कैसा होगा? कि अगर मेरी पूरी स्टेम है ये मेरी पूरी स्टेम है ना तो सर्कल वाली स्टेम है, तो पूरा एंगल होता है 360 का, और दो पत्तियां हैं तो 180 डिग्री एंगल पर होंगी, राइट? तो 180 डिग्री 180 डिग्री एंगल पर होंगी, तो इसे बोलते हैं डायस्टिकस, ठीक है ना बहुत इंटरेस्टिंग। और अभी तक हम ये समझे ही नहीं थे, तो जाके जरूर देखिएगा ग्रासेस में कि क्या जो सिराज सर ने डायस्टिकस पैटर्न पढ़ाया, क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है। अब ट्राइस्टिकस की बात कर लेते हैं, है ना? तो अब जरा फटाफट से ट्राइस्टिकस की बात करते हैं। ये आपकी प्लांट है, स्टेम। तो सपोज एक इधर है, 1 2, एक इसके पीछे यहां पर, अभी मैं 3D में नहीं दिखा सकता आपको, राइट? फिर चौथा इधर, तो इसका मतलब यहां पे पहला है और उसको ओवरलैप कौन कर रहा है? चौथा। तो मतलब बीच में दो पत्तियां छुटी हैं, है ना? तो 4 - 1 कितना होगा? 3। अगर ये दूसरा है तो दूसरे के ऊपर कौन सा आएगा? बताइए जल्दी से,
कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपका 1 है या 4 है तो यहाँ पर ये अब आ जाएगा 7 पे, तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3। 2 है तो यहाँ पर जाएगा 5 पे, 5 माइनस 2 फिर जाएगा 8 पे। ओके, तो फिर जाएगा 8 पे, तो 8 माइनस 5 3, 5 माइनस 2 3, आ रहा है ना 3 3 का डिफरेंस, तो वर्ड आ गया ट्राई, ट्राइस्टिकस, है ना। तो इसका मतलब है कि जो आपका पहली लीफ है उसको ओवरलैप कर रही होगी चौथी लीफ, चौथी लीफ को ओवरलैप कर रही होगी सातवीं लीफ, इसी तरह से दूसरी को कर रही होगी पांचवी और पांचवी को कर रही होगी आठवीं। इस पैटर्न को बोलते हैं ट्राइस्टिकस। तो अब इसमें भी आप क्या करिए, अगर एंगल पूछ लेता है आपसे तो 360 का पूरा एंगल कितने का डिफरेंस है, 3 का, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 360 डिवाइडेड बाय 3 कितने का आ जाएगा 120। तो मतलब ये 120 120 एंगल पर आपके लगे हुए होंगे, राइट। तो वहां पर 180, यहां पर 120, वहां पर 2 का डिफरेंस, यहां पर 3 का डिफरेंस, राइट। तो ये होता है डायस्टिकस और ये होता है ट्राइस्टिकस, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो ये चीजें बहुत बार नहीं पढ़ाई जाती हैं, और अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा, मैं आई विल सर्टेनली गिव क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपके ग्रासेस और सेजेस का। और बहुत सारा कोचिंग सेंटर्स में भी ये नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, मैंने देखा है। तो मैं इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट लेके आया हूं ताकि आपको ये चीजें भी क्लियर हो। ठीक है, देखिए कोचिंग सेंटर बहुत सारे हैं आपके पास, मैं किसी को भी बुरा नहीं बोलता हूँ, सभी आपको स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छी लर्निंग दे रहे हैं, ठीक है ना। बट आई वांट यू मेक दी लाइक, मैं आपको एक अलग स्फेयर में रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वो चीजें भी पढ़ें जो कि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, राइट। तो वी विल गो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे तो हमारे चांसेस होंगे कि हम एक्सेलेंस अचीव कर पाए। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर, ट्राइस्टिकस डायस्टिकस इज क्लियर। ओके, सो आई एम मूविंग ऑन नेक्स्ट। तो फटाफट से देखते हैं इसमें डिफरेंस। ये बहुत इजी है कि जो लीफ की वेनेशन होती है, जो वेन्स होती है लीफ के ग्रासेस में, वो पैरेलल होती हैं, सभी को पता है ना। इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पत्ता देखिए, वेन्स आपकी पैरेलल देखने को मिलेंगी, है ना। अगर आप पत्ता बना देते हैं यहाँ पर, तो पैरेलल वेनेशन देखने को मिलती है यहाँ पर इस तरह की, राइट। बट आपकी सिमिलर वेनेशन आपको सेजेस में देखने को मिलती है, बट आपकी ब्रॉड लीफ वीड में जो होती है पामेट टाइप की होती है, पाम टाइप की होती है, नेटेड टाइप की होती है। मतलब कि अगर ये मेरा पत्ता है तो कुछ इस तरह की आपको वेनेशन देखने को मिलती है, पामेट टाइप, पाम टाइप, राइट। सभी को क्लियर है, इसमें कुछ समझाने वाला एज सच है नहीं, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, अब आते हैं लिग्यूलेट, है ना, लिग्यूल पे आते हैं, ऑरिकल पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत बार इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके, राइट। तो ये क्लियर करेंगे आप कॉन्सेप्ट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट, कि लिग्यूल क्या होता है बेटा। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई स्टेम है आपकी, है ना, और उसकी ये लीफ शीथ है, ये लीफ शीथ है और ये लीफ ब्लेड है, ये लीफ ब्लेड है। 1 सेकेंड, दिख नहीं रहा है ना, तो कलर चेंज करते हैं दोबारा से। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, अब दिख रहा है सभी को। ओके, तो अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, ये आपका, ये अगर कोई लीफ शीथ है यहाँ पर, इसके ऊपर कवरिंग, और ये लीफ ब्लेड निकला हुआ है, तो जो इसका जंक्शन होता है ना बीच का, लीफ ब्लेड और लीफ शीथ का जो जंक्शन पॉइंट है ना, वहां पर एक वाइट कलर की मेम्ब्रेन देखने को मिलती है ना, ऑफन हेयरी आउटग्रोथ एट द जंक्शन ऑफ द लीफ ब्लेड एंड द लीफ शीथ, उसको बोलते हैं लिग्यूल। तो यहां पर देखने को आपको मिलेगी।
अगर देखेंगे इस डायग्राम में यहाँ पर, तो ये जंक्शन है, इसी जंक्शन पे जो ये वाला पोर्शन है, ये वाइट कलर का आपका मेम्ब्रेन होती है, वाइट कलर की मेम्ब्रेन होती है, इसको हम लिग्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिग्यूल। तो ग्रासेस में लिग्यूल पाया जाता है, बट आपके सेजेस में लिग्यूल नहीं होता है। तो पत्ती ऐसे खींच के देखिए, अगर व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है ना, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो ग्रास की कैटेगरी में आएगा। और अगर लिग्यूल नहीं है तो वो ग्रासी नजर आते हुए वो शायद सेज हो, राइट। बट आपका ब्रॉड लीफ वीड में भी लिग्यूल नहीं होता है। अब दूसरी टर्म होती है ऑरिकल। तो ऑरिकल भी आपका कहां पर नहीं पाया जाता? सेजेस में और आपके ब्रॉड लीफ में नहीं पाया जाता। बट जो ऑरिकल है, अब ये क्या है पहले समझ लीजिए। ऑरिकल होता है क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पंजे की तरह, है ना, एक स्ट्रक्चर होता है, यहां पर देखने को मिलेगा आपको, जस्ट हेयर जहां पर व्हाइट मेम्ब्रेन होती है, यहां पर ही आपको देखने को मिलता है एक क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो अनदर टेंड्रिल लाइक अपेंडेज क्लैस्पिंग द स्टेम, जो कि स्टेम को पकड़ के रखती है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रासेस। तो ये सभी ग्रासेस में नहीं होता है, बट कुछ कुछ ग्रासेस में ऑरिकल प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये व्हाइट कलर मेम्ब्रेन नहीं, ये व्हाइट कलर मेम्ब्रेन आपकी लिग्यूल कहलाएगी। और टेंड्रिल लाइक अपेंडेज जो कि स्टेम को क्लैस्प कर रहा है, पकड़ रहा है, क्लॉ की तरह जकड़ ले रहा है, उसको ऑरिकल कहा जाता है। तो जो वीट और बार्ले होता है आपका, जो कि क्रॉप है हमारी, है ना, उसमें आपका लिग्यूल और ऑरिकल दोनों पाए जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार इंटरव्यूज में आपके स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस है उसमें पूछे जाते हैं, राइट। तो वीट और बार्ले दोनों में ही आपका लिग्यूल और ऑरिकल प्रेजेंट होता है। बट ग्रासी जो वीट्स होते हैं उनसे एसोसिएटेड, जैसे कि कैनरी ग्रास, फेलेरिस माइनर या फेलेरिस पैराडॉक्सा, वाइल्ड ओट जिसे हम अवीना फैचुआ या अवीना लुडोविसियाना भी बोलते हैं, है ना, जो कि इनके एसोसिएटेड वीड्स है, इनमें क्या होता है? दे डू नॉट हैव ऑरिकल। तो इसमें ऑरिकल नहीं होता, ये याद रखिएगा, है ना। तो वीड्स में लिग्यूल तो है ना, बट ऑरिकल नहीं है। और जो आपके क्रॉप हैं उसमें ऑरिकल पाए जा रहे हैं। कौन कौन सी क्रॉप में? गेहूं में और आपके बार्ले में। बट उनके एसोसिएटिव जो वीड्स हैं उनमें ऑरिकल नहीं पाया जाता। तो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। ठीक है, तो फटाफट से ये कुछ लास्ट आपके पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। द ग्रासेस में हैव टिलरिंग कैपेसिटी, कि कुछ ग्रासेस में टिलरिंग हो सकती है ना, साइड ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस हो सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड ओट, है ना, अवीना लुडोविसियाना, अवीना आपका अवीना फैचुआ, देन कैनरी ग्रास जिसे हम फेलेरिस माइनर या फेलेरिस पैराडॉक्सा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ब्रोम ग्रास है जिसे ब्रोमस टेंटोरम या पैक्टिनेटस बोलते हैं। तो इन सब में कहीं ना कहीं आपको टिलरिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। बट सेजेस में टिलरिंग इज हार्डली फाउंड, है ना। तो सेजेस में ज्यादातर आपका टिलरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। रेदर कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? कॉलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट वहां पर एग्जिस्ट करता है। कॉलोनाइजेशन एग्जिस्ट, है ना, फ्रॉम दी न्यूली स्प्राउटेड ट्यूबर्स और अदर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। तो जो ट्यूबर्स होते हैं या अदर वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पर वो कॉलोनी फॉर्म्स करते हैं, एंड दैट प्रोसेस नोन एज कॉलोनाइजेशन, वो देखने को आपको वहां पर मिलता है। और ब्रॉड लीफ वीड में तो टिलरिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, कंप्लीटली अब्सेंट होती है ना। तो याद रखेंगे इस चीज को। बट ब्रांचिंग इज अवेलेबल, वहां पर आपको प्राइमरी ब्रांचेस, सेकेंडरी ब्रांचेस, टर्शरी ब्रांचेस, ये इस तरह का पैटर्न देखने को जरूर मिलता है ना। तो ब्रांचिंग ग्रासेस और सेजेस में नहीं होती है, ब्रॉड लीफ वीड में ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ग्रासेस में, कुछ ग्रासेस में टिलरिंग देखने को मिल सकती है, सेजेस में कॉलोनाइजेशन देखने को मिलेगा, राइट। इज दैट क्लियर? फिर रूट की बात करें तो फिब्रस, है ना, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं आपके ग्रासेस की। इसी तरह से सेजेस में भी फिब्रस रूट्स पाई जाती हैं, बट जो आपके ब्रॉड लीफ वीड्स होती हैं उसमें डीप टैप रूट सिस्टम पाया जाता है बच्चों, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना सभी को? क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, है ना। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट।
चलिए फटाफट से खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, राइट। बट अगर थोड़ा लंबा हो भी जाए टॉपिक, है ना, माई पर्पस इज टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग इन वन लेक्चर, ताकि आपको दोबारा बार बार पार्ट्स ना देखने पड़े, है ना। तो अगर थोड़ा बहुत लंबा भी हो जाएगा, इट इज फॉर योर बेनिफिट, नॉट माई बेनिफिट। मुझे तो पहले से आता है ना ये, तो आपको आना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट, फ्रूट, अगर सॉरी अगर आप बात करें, इट डू नॉट फिक्स द एटमोस्फेयर नाइट्रोजन। तो ये दोनों ही सैजेस और आपकी जो ग्रासेस होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती हैं, लेकिन जो आपकी ब्रॉडली वीड्स हैं जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दे डू फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। ये भी एक डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, है ना, क्लियर हो रहा है। फिर फ्रूट टाइप की बात कर लेते हैं। कैरियोप्सिस टाइप फ्रूट आपको देखने को मिलता है ग्रासेस में। यहाँ पर सेजेस में आपको नट टाइप या एक्ने टाइप देखने को मिलता है फ्रूट। और अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पर फिर डिफरेंट तरह के नेम्स हम देते हैं फ्रूट्स को एज पर दी फैमिली, राइट। तो वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, राइट। देन एम्ब्रियो की अगर बात करें डियर, तो जो एम्ब्रियो होता है ग्रासेस में, है ना, उसमें जो कॉलियोपेटाइल है और कॉलियोराइजा है वो दोनों होते हैं, और दे लाई आउटसाइड द एंडोस्पर्म, दोनों ही एंडोस्पर्म के बाहर पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। देन यहां पर भी एम्ब्रियो में कॉलियोपेटाइल नहीं होता है, विदाउट कॉलियोपेटाइल एंड कॉलियोराइजा, और दैट इज एम्बेडेड इन एंडोस्पर्म। वहां पर आउटसाइड था, यहां पर एम्बेडेड है, राइट। देन यहां पर अगर बात करें, एम्ब्रियो विद कॉलियोपेटाइल एंड कॉलियोराइजा एंड दैट लाइज आउटसाइड द एंडोस्पर्म। तो ये वाला ग्रासी और आपका ब्रॉड लीफ का ये पॉइंट मैच कर रहा है, सेजेस का मैच नहीं कर रहा है, राइट। देन नॉट नो पार्ट ऑफ द कॉटिलिडन कम्स आउट एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। तो इसका मतलब है यहाँ पर हाइपोजियल जर्मिनेशन मेनली देखने को मिलता है ग्रासेस में। यहाँ पर आपका जो टर्मिनल पार्ट होता है कॉटिलिडन का, दैट कम्स आउट द एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। टर्मिनल जो पोर्शन होता है कॉटिलिडन का वो देखने को मिल जाता है आपको सॉइल से ऊपर, है ना, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। और यहाँ पर बोथ कॉटिलिडन्स कम आउट एंटायरली और पार्शियली एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। तो यहाँ पर एपीजियल जर्मिनेशन आपको देखने को मिलता है, राइट। और देन मोस्टली जो ग्रासेस होती हैं वो डिटर्मिनेट टाइप की होती हैं, सेजेस भी डिटर्मिनेट टाइप की होती हैं, और डाइकॉट वाली ज्यादातर इनडिटर्मिनेट टाइप की होती है। तो अगर कोई और कोचिंग होती तो यहां पर हम इसको एंड कर देते, है ना, क्योंकि सारी के सारी चीजें क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी हैं। बट क्या सच में क्लियर हो चुकी है ना। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर जो लास्ट के 2 पॉइंट है, हाइपोजियल एंड एपिजियल जर्मिनेशन, बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है। डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट जो ग्रोथ हैबिट है वो नहीं पता होता है। तो बीइंग कि वो इसका पार्ट नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए क्योंकि वो वर्ड यूज यहां पर हुआ है। तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर वो इस वाले चैप्टर में या इस वाले टॉपिक में आ रहा है तो इट शुड बी क्लियर टू माय स्टूडेंट्स, है ना। तो अक्सर हम यहाँ पर एंड कर देते हैं, बट आई विल नॉट एंड दिस सेशन। आई विल टॉक अबाउट द हाइपोजियल एंड एपिजियल जर्मिनेशन। आई विल टॉक अबाउट द डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट ग्रोथ टाइप, तो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसमें से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो विद इन 5 मिनट्स हम इसको फटाफट से अभी मैं क्लियर कर दूंगा आपको, आई प्रॉमिस, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं आपका एपिजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपो मींस क्या होता है, हाइपो मींस इनसाइड द सॉइल, यहां पर, है ना। और एपी का मतलब है अबव द सॉइल। अब कौन सी चीज है जो कि नीचे रह जा रही है और कौन सी चीज है जो कि ऊपर चली जा रही है जर्मिनेशन में, वो समझना जरूरी है यहां पर। तो आप यहां पर देखिए बेटा कि ये सीड है ना, और इस सीड को जब जर्मिनेशन होता है तो इसमें से क्या निकलता है, रेडिकल निकलता है। और इसी रेडिकल से आपकी रूट फॉर्मेशन होता है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट फॉर्मेशन, है ना। तो रूट हेयर्स निकलते हैं, राइट। अब होता क्या है बेटा कि जब हम एपिजियल जर्मिनेशन की बात करते हैं तो जो कॉटिलिडन होता है ना आपका, है ना, पहली चीज कि एपिजियल जर्मिनेशन में जो कॉटिलिडन्स होते हैं दे इमर्ज अबव द सॉइल सरफेस। तो ये देख रहे हो यहाँ पर कि जो आपका कॉटिलिडन है, सपोज यही है, ये आपका, ये अगर सॉइल है,
उससे ऊपर चला जा रहा है। तो कॉटिलेडन्स इमर्ज कर जाते हैं अबव द सॉइल सरफेस एंड आर एक्सपोज टू लाइट। तो अगर मिट्टी से बाहर निकल गए तो उनको क्या होगा, लाइट मिलनी शुरू होगी। लाइट मिलनी शुरू होगी तो क्या होगा, फोटो मिलेगा। फोटो मींस लाइट, है ना। फोटो मिलते ही वो क्या करेंगे, सिंथेसाइज करने लगेंगे, फूड बनाने लगेंगे। तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस होने लगेगा, फिर लीफ फॉर्मेशन वहां पर आपको देखने को मिलेगी। सो जो एक्सपोजर है बेटा आपका, दिस एक्सपोजर allows the seedling to perform photosynthesis and produce energy, है ना। तो ये जो आपका क्या हो रहा है, ये हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल मतलब जो कि आपके रेडिकल और आपके कहीं ना कहीं किसके वो जोड़ रहा है आपके, अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। जो हाइपोकोटाइल होता है बेटा, ये कॉटिलिडन और रेडिकल को जोड़ता है। तो अगर ये कॉटिलिडन है और अगर ये रेडिकल है, तो जो इसको जोड़ रहा है ये आपका हाइपोकोटाइल कहला रहा है। और यही हाइपोकोटाइल क्या करता है, आपके कॉटिलिडन को ऊपर धकेल देता है सॉइल से। और जब ऐसा होता है तो ये कहलाता है एपिजियल जर्मिनेशन। इसी को हम बोलते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। बट हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या हो रहा है कि जो आपके कॉटिलिडन्स हैं वो बिलो दी सॉइल सरफेस ही रहते हैं। तो देख रहे हो ना यहाँ पर, बिलो दी सॉइल सरफेस है, नीचे ही है ना, राइट, बिलो दी सॉइल सरफेस है और लाइट से एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट एक्सपोज टू लाइट, राइट। तो यहां पर कॉटिलेडन्स जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन में वो किसका काम करेंगे, न्यूट्रिएंट रिजर्व्स का काम करेंगे रेदर देन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स। तो यहां पर ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि एपिजियल जर्मिनेशन में कॉटिलेडन ऊपर चला जाता है बिकॉज ऑफ द हाइपोकोटाइल और फोटोसिंथेसाइज करने लगता है। लेकिन हाइपोजियल जर्मिनेशन में आपका कॉटिलेडन सॉइल के नीचे ही रहता है और फोटोसिंथेसाइज नहीं करता है, इसलिए क्या करता है, न्यूट्रिएंट रिजर्व का काम करता है। क्लियर है बेटा। तो हाइपोकोटाइल मैं बता चुका हूं पहले, जो कि कनेक्ट करता है रेडिकल और कॉटिलेडन को, जिसे हम एम्ब्रियोनिक रूट भी बोलते हैं, रेडिकल, है ना। और यही क्रूशियल रोल प्ले करता है बिटवीन दी टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है। अब एपिजियल जर्मिनेशन में मैंने बताया था हाइपोकोटाइल आपका क्या करेगा, इलोंगेट करेगा और पुश करेगा कॉटिलेडन्स को अबव द ग्राउंड, है ना। लेकिन जब आप किसकी बात करेंगे, हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात करेंगे, है ना। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या देखने को मिलता है, जो एपिकोटाइल होता है, एपिकोटाइल यहां पे नाम याद रखना। तो ये एपिकोटाइल क्या है बेटा आपका, इट इज द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक शूट। तो अब यहां पर ये देखिए, कॉटिलेडन और प्लूम्यूल को जो जोड़ने वाली पार्ट है उसको हम एपिकोटाइल, और यहां पर हम बोल रहे थे रेडिकल और कॉटिलेडन को जोड़ने वाली हाइपोकोटाइल, है ना। तो एपिकोटाइल आपका बेसिकली क्या करेगी, एम्ब्रियोनिक शूट को इलोंगेट करेगी और फिर ट्रू लीव्स डेवलप होंगी एट द एपेक्स और कॉटिलेडन्स आपके नीचे ही रहेंगे, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइपोजियल एंड एपिजियल जर्मिनेशन, है ना। नाउ आई एम गोइंग टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे एंड वी विल बी एंडिंग दिस सेशन वेरी सून। तो बहुत ही अच्छे से सुनेंगे, क्या डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मतलब कहता है ना कि आई एम डिटर्मिन्ड टू डू समथिंग, मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या करना और कहां पे जाके रुक जाना है ना। तो डिटर्मिनेट प्लांट्स क्या होते हैं, ये एक फिक्स्ड साइज तक ही ग्रो करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद ग्रो करना कहीं ना कहीं अपनी हाइट या अपना ग्रोथ रोक देते हैं। तो होता क्या है, आफ्टर रीचिंग टू अ सर्टेन हाइट और साइज they produce all their fruits over a relative shorter period of time। तो इसका मतलब है कि अगर वेजिटेटिव स्टेज चल रही है और वेजिटेटिव स्टेज के बाद आपका जो प्लांट है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचता है, तो जैसे ही रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएगा, ठीक है ना, तो एक बार फ्लावरिंग सेटअप हो गई, एक बार फ्लावरिंग हो गई तो फ्रूटिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि फ्रूटिंग के साथ साथ वेजिटेटिव स्टेज भी आपकी चलती रहे। तो एक बार आपका वो जब पहुंच गया रिप्रोडक्टिव स्टेज पर, आपका सीड, आपका फ्लावर फॉर्मेशन होगी, सीड फॉर्मेशन होगी, फ्रूट फॉर्मेशन होगी। तो सिंगल और लार्ज हार्वेस्ट आपको देखने को
मिलेगा। तो डिटर्मिनेट वैरायटीज ऑफन कैसी नजर आती हैं? बुशेस की तरह नजर आती हैं, और दे आर मोर मैनेजेबल, क्योंकि आइडियल है किसके लिए? स्मॉल गार्डन्स के लिए, है ना, और कंटेनर में ग्रो करने के लिए। तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटेंसिव सपोर्ट, क्योंकि लिमिटेड ग्रोथ है। लेकिन कहीं आपने देखा कि बेल जैसी कोई चीज नजर आ रही है ना, जो बढ़ती ही चली जा रही है, जिसकी ग्रोथ है वो रुक ही नहीं रही है। तो वहां पर आपको जो वाइनिंग टाइप ऑफ हैबिट है वो देखने को मिलती है किस में? इनडिटर्मिनेट प्लांट में। तो मतलब वहां पर आपका क्या होता है? दे ग्रो, continue growing and producing fruit throughout the growing season until killed by frost or other external factors. तो अगर कोई अबाइटिक फैक्टर या बाइटिक फैक्टर या फ्रॉस्ट उसको किल नहीं करता, तो ये आपके फ्रूट्स प्रोड्यूस करते रहते हैं, कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, है ना, और बेल की तरह नजर आते हैं, वाइन लाइक होते हैं, वाइन लाइक स्प्रॉलिंग ग्रोथ होती है हैबिट इनकी, बहुत लंबे हो सकते हैं, और इनको स्टेकिंग की जरूरत होती है, सहारे की जरूरत पड़ती है, केजेस की जरूरत पड़ती है, ट्रेलिसेस की जरूरत पड़ती है सपोर्ट के लिए, राइट, वरना गिर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, है ना। तो आपने टमाटर देखे होंगे इस तरह के जो पॉली हाउस में आपको देखने को मिलते होंगे, इनडिटर्मिनेट टाइप के, राइट। तो वहां पर देखना फ्रूटिंग भी हो रही होगी, फ्लावरिंग भी हो रही होगी। फ्लावरिंग तो मतलब एक सिंगल हार्वेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप अमूमन क्या कर सकते हो? हार्वेस्टिंग भी चल रही होगी, फ्लावरिंग भी हो रही होगी, हार्वेस्टिंग भी चल रही होगी, फ्लावरिंग भी हो रही होगी, राइट। क्लियर हो रहा है? तो इनके जो फ्रूट हैं, दे फ्रूट मैच्योर सिक्वेंशियली, एक ही बारी में नहीं पकेंगे, सिक्वेंशियली पकते हैं, है ना, ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो वहां पर एक ही बारी में लार्ज हार्वेस्ट हो रहा था, यहाँ पर छोटा छोटा हार्वेस्ट आपका टाइम टू टाइम आप कर सकते हैं, ऑन गोइंग हार्वेस्ट होगा यहाँ पर, राइट। तो इन अ नटशेल, इन अ समरी, हम क्या कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेट प्लांट्स होते हैं, दे हैव अ फिक्स्ड ग्रोथ एंडिंग इन अ कंसंट्रेटेड हार्वेस्ट, है ना। मतलब डिटर्मिनेट प्लांट्स वो हैं जिनकी फिक्स्ड ग्रोथ होती है और एक कंसंट्रेटेड एंडिंग हो जाती है हार्वेस्ट की, उसके बाद वो ग्रो नहीं करते हैं। इनडिटर्मिनेट प्लांट्स ग्रो करते हैं, फ्रूट कॉन्टिन्यूसली ग्रो भी कर रहे हैं, फ्रूटिंग भी कर रहे हैं कंटिन्यूसली ओवर अ लॉन्गर season or period of time and requiring more space and care but yielding fruit over the time. तो इनको स्पेस की ज्यादा जरूरत होगी, केयर की ज्यादा जरूरत होगी, सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होगी, बट ये यील्डिंग आपको ओवर द टाइम देते रहेंगे, राइट। तो आई होप कि जो आज का सेशन रहा है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, है ना। दो ही टॉपिक मैंने क्लियर करे, बट आई होप कि इन दो टॉपिक में से अगर स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट टाइप क्वेश्चन आए तो अब आप लोग टैकल कर पाएंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिवीजन इज द की। आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मैं ऐसा नहीं है कि आप एक ही बारी में पंडित बन जाएंगे, नो, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो आपको पढ़ते 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 पंडित बनना है ना। रिवीजन इज द की, है ना। तो समझिए, कॉम्प्रिहेंशन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसके बाद रिवीजन करना शुरू कीजिए। सो विद दिस आई एंड माय सेशन, और एट द एंड ऑफ द सेशन मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो हमारे एक्चुअली में ओनर हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के, आई एम योर जस्ट मेंटोर हियर, है ना। वो आपसे कुछ गुफ्तगू, कुछ बातें करना चाहते हैं रिगार्डिंग द कोर्स वर्क एंड रिगार्डिंग दी लाइव डेमो क्लासेस। तो मैं इनवाइट करूंगा हमारे आपके सबके प्यारे, है ना, डॉक्टर रजनीश सर को, और वो आपसे कुछ चर्चा करेंगे। तो सर, ओवर टू यू, आई हैंड ओवर दिस माइक टू यू। तो मेरा काम अब यहाँ पर समाप्त होता है, राइट। गुड बाय स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच सिराज सर, आपने इतना अच्छा सेशन लिया आज का। अ, ये एक रिकॉर्डेड डेमो क्लास था जो कि सर के द्वारा लगभग रात के 2 बज रहे होंगे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, रात के 2 बज रहे हैं। और सर का डेडिकेशन इस प्रकार से है बच्चों के प्रति
कि 2 बजे सर क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि बच्चों तक वो सेशन पहुंच पाए। अब मैं इसके आगे की बात करता हूँ कि जो लाइव क्लासेज होंगी और जो लाइव डेमो क्लासेज होगी, जो बच्चों की बारी बारी से हमारे पास में क्वेरीज आ रही हैं, ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं सर कि लाइव डेमो क्लासेज कब आएंगी। तो लाइव डेमो क्लासेज के पहले हमने एक जस्ट छोटा सा एक डेमो रिकॉर्डेड डेमो क्लासेज सर का प्रस्तुत किया है, जो कि कल हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। और लाइव जो डेमो क्लासेज होंगी वो हो जाएंगी आपके स्टार्ट 3 अगस्त से। 3 अगस्त से आपकी लाइव डेमो क्लासेस सर की स्टार्ट हो जाएगी, और मान के चलिए 3 अगस्त के बाद में आपकी कंटिन्यू क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। जो बैच स्टार्ट होगा आपका 3 अगस्त के बाद से कंटिन्यू आपका एग्रोनॉमी का बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपकी जीआरएफ की क्लासेस भी रहेंगी, एसआरएफ की क्लासेस भी रहेंगी, और नेट की क्लासेस भी रहेगी, ठीक है। जो आगे नेक्स्ट नेट का जो एग्जाम आने वाला है उन सब के लिए आपका आईसीआर, जीआरएफ, एसआरएफ और नेट। तो इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या रहने वाला है, जैसा कि आपको पता है लाइव क्लासेस, एक लाइव क्लास आपने लेकर देख ली है सर की, लाइव क्या रिकॉर्डेड क्लासेस आपने एक लेकर सर के देख ली है। जो अभी की जिस तरीके से हमने अभी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई है, उसी लेवल की हम मींस बेसिक टू एडवांस लेवल तक की हम क्लासेस आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इंटरेक्टिव क्लासेस होने वाली है, अनलिमिटेड एक्सेस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस का मिलने वाला है। कोई भी स्टूडेंट के अगर कोई भी क्लास मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस अनलिमिटेड टाइम्स आप उसको देख सकते हो, जितने दिन तक आपके कोर्स की वैलिडिटी होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका टॉपिक वाइज क्विजेज। इस बार हम क्या करने वाले हैं, जैसे हम पहले क्या करते थे कि यूनिट वाइज आपका टेस्ट बनाते थे, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, जैसे किसी भी टीचर ने आपका कोई एक टॉपिक पढ़ाया तो उस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद में हम उस पूरे कंप्लीट टॉपिक का एक टेस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से टॉपिक वाइज आपकी क्विजेज भी होंगी, प्लस जब आपकी एक पूरी कंप्लीट यूनिट हो जाएगी उसके अकॉर्ड या पूरी यूनिट का भी आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है। और जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तो पूरे होल सिलेबस का आपका टेस्ट होगा। तो 3 प्रकार से आपके अब की बार टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। एक आपका टॉपिक वाइज होगा, एक आपका यूनिट वाइज होगा, और एक आपका होगा होल सिलेबस का, ठीक है। तो ऑल राउंड आपकी प्रैक्टिसेज हो जाएंगी, ठीक है, और तैयारी को भी आपको बूस्टिंग मिलेगी, ठीक है। तो जब आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट के जो मंथ होंगे ना, उन लास्ट के मंथ के अंदर हम आपके रिवीजन क्लासेस भी करवाएंगे, ठीक है। ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहने वाली है आपकी बार, ठीक है। लास्ट के मंथ में आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी, प्लस आपके डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपके अलग से सेपरेट रखे जाएंगे, ठीक है। वैसे तो हम क्या करते हैं, जब भी आपकी कोई क्लास होती है तो क्लास के एंड के अंदर हम क्या करते हैं, आपके डाउट्स लेते हैं, बट अब की बार एक स्पेशल क्लास भी रखी जाएगी, वीकेंडली रखे चाहे से मंथली रखे, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। दूसरी एक आपका हम 4-5 साल हो गए हमें, लगभग 4 साल हो गए हमें आईसीआर के लिए प्रिपेयर करवाते हुए। तो हम क्या करते हैं कि व्हाट्सअप ग्रुप स्टूडेंट्स का क्रिएट करते हैं हर बार, ठीक है। तो वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट्स की अगर कोई क्वेरी होगी, मान लीजिए आप रात में पढ़ रहे हैं, देर रात में पढ़ रहे हैं, आपकी कोई भी क्वेरी होगी, ठीक है, फोटो खींचिए, आप व्हाट्सअप ग्रुप पर अपलोड करिए, ठीक है। वहाँ पर आपकी उस क्वेरी का ज़रूर समाधान किया जाएगा, वहाँ पर ज़रूर आपका सोल्व होगा। दूसरी चीज़ 1-to-1 मेंटोरशिप सबसे खास जो हमें बनाती है, 1-to-1 मेंटोरशिप। कोई भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है, हम अपने व्हाट्सअप नंबर, अपने मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट किसी टॉपिक से रिलेटेड हो, किसी एग्जाम से रिलेटेड हो, पैटर्न से रिलेटेड हो, सिलेबस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, सारे के सारे डाउट्स ऑन 1-to-1, या तो हम व्हाट्सअप के ऊपर या फिर आप फ़ोन कॉल करके, चाहे से आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सर को कॉल कर सकते हैं, किसी भी टीचर को कॉल करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी उसके अंदर आना बानी नहीं रहती है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हमारे इस कोर्स के अंदर रहने वाले हैं। दूसरी बात करें कि इस कोर्स की फीस आपकी कितना रहेगा, ठीक है। कोर्स का फीस आप देख सकते हैं 2599 है, ठीक है। इसके बाद में भी हम क्या कर रहे हैं, जो अर्ली बर्ड्स हैं, ठीक है, उनको हम एक स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं। अर्ली बर्ड को आपको 500 रुपीज़ का एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, जो भी स्टार्टिंग के फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए हमने पहले बोला था, लेकिन वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो अब हम बता रहे हैं आपको लास्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, लास्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ये कूपन कोड आपका अप्लाई रहेगा, ठीक है। जो भी बच्चे
कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं वो इस कूपन कोड को यूज कर सकते हैं और सर की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हो गया JRF वाला का। अब मैं एक SRF वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। ठीक है, JRF वालों के लिए तो खुशखबरी है ही, सर पढ़ाएंगे आपका एग्रोनॉमी का पोर्शन, सोयल साइंस का कुछ पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। अब SRF के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, वो भी आपको बताने वाला हूँ। SRF का जो 2026 का जो बैच होने वाला है, ठीक है, इस बार का रिजल्ट हमारा बहुत शानदार रहा है। ठीक है, इस बार का ही नहीं, इससे पहले का भी रिजल्ट हमारा बहुत शानदार रहा है। बहुत अच्छा एक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप किसी से भी हमारे बारे में पूछ सकते हो। पिछले 4 साल से हम तैयारी करवा रहे हैं। एक नंबर इंडिया के अंदर जितने भी तैयारी कराने वाले उनमें सबसे जो टॉप पे है वो आपका एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है। एक विश्वसनीय बन चुका है अभी के टाइम पर एग्रोनॉमी के अंदर, सॉइल साइंस के अंदर और पैथोलॉजी के अंदर। पिछली बार हमने एंटोमोलॉजी में भी स्टार्ट किया था, उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट अब की बार हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस जो SRF के बैच में ये जो हमने पहले ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में आपको बताई दी है, ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है कोर्स के अंदर। ठीक है, स्पेशल क्या रहने वाली है, एग्रोनॉमी आपका सिरासर पढ़ाएंगे, प्लस सोयल साइंस का कुछ पोर्शन भी सिरासर ही कवर करेंगे। ठीक है, सोयल साइंस का जो कुछ पोर्शन है, ठीक है, वो भी आपकी सिरासर कवर करेंगे, प्लस कुछ पोर्शन सोयल साइंस का मैं कवर करूंगा, प्लस कुछ पोर्शन जो होगा सोयल साइंस का वो एक IRI की फैकल्टी है वो कवर करेगी। ठीक है, जो कि आपके SRF एग्जाम के एक्सपर्ट हैं एक तरीके से। अभी प्रेजेंट टाइम में उन्होंने SRF का एग्जाम क्वालिफाई किया है, इंडिया में उनका हाईएस्ट मार्क्स है अभी। ठीक है, हम मार्क्स रिवील नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तक रैंक कार्ड नहीं आया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अभी SRF के अंदर, सॉइल साइंस के अंदर उनका मार्क्स है। ठीक है, वो आपके साथ में जल्दी ही बैच में ज्वाइन होने वाले हैं। ठीक है, तो जो एग्रो केमिकल वाला पोर्शन है, एग्री केमिकल वाला, वाटर साइंस टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है, ये जो आपके पोर्शन है ये सर कवर करेंगे। ठीक है, और भी आपका सोयल साइंस के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, यूनिट्स हैं, वो आपके सिराज सर पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा और वो सर भी आपका कवर करेंगे। इसके साथ में आपको जनरल एग्रीकल्चर का भी कंटेंट इसके अंदर मिलेगा, करंट अफेयर का कंटेंट भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये और दूसरी बात, कोर्स की फीस आप सभी को पता है। ठीक है, स्पेशल ऑफर जो मैंने आपको बता दिया वो भी पता है। ठीक है, अब इसकी जो कंटिन्यू क्लासेज हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जो लाइव क्लासेज हैं वो आपकी 3 अगस्त से, ठीक है, 3 अगस्त से आपकी लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी, लाइव डेमो क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है इसके यूट्यूब चैनल के ऊपर, प्लस आपका एप्लीकेशन के ऊपर, दोनों जगह आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपकी कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम आपने इतना टाइम, लगभग 1 से 1.5 घंटे का आपका ये लेक्चर हो चुका होगा। ठीक है, इतने टाइम तक हमें सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जल्दी आपको मिलते हैं हम लाइव क्लासेज के अंदर। ओके, और सबसे बड़ी बात, आपको लाइव जो डेमो क्लास है एग्रोनॉमी की स्पेशली, तो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वो लाइव डेमो क्लास चाहिए, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, आप जो जितने ज़्यादा बच्चों के कमेंट आएंगे, जो सजेशन हमें मिलेंगे, ठीक है, उन्हीं के आधार पर हम एक लाइव डेमो क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच।